जब अपने आत्मीय आयाम में नील ने परिष्कृत हो चुकी प्रकृति की इच्छा को छुआ तो वो एक विशाल भ्रम में डूब गया। इस भ्रम में अनगिनत पहाड़, नदियां, असीम महासागर और खरबों जीव जंतु भी दिखाई दे रहे थे। उसने धीरे से बुदबुदाया, क्या यह संपूर्ण विश्व की जानकारी है? इसी के साथ नील के सामने कई मानव चेहरे भी प्रकट हुए, जिनकी संख्या बेहद चौंकाने वाली थी। उनमें से कुछ साधारण नश्वर जीव थे तो कुछ महावीर योद्धा, इसके बाद पृथ्वी मंडल, बुद्ध मंडल और यहां तक कि सूर्य मंडल के योद्धा भी दिखाई देने लगे। तभी नील ने आश्चर्यचकित होते हुए खुद से ही कहा, क्या ये ही सभी इस लोक के जीव हैं? वो सभी आकृतियां नील के सामने प्रकट हुई और एक पल में ही गायब हो गई। इस समय नील ने इस दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्यों को देख लिया। उसके बाद सभी प्रकार के राक्षसी जानवर और फिर सभी जातियां, चाहे वो जंगलों, गुप्त क्षेत्रों, पहाड़ों या महासागरों में रहते हों, वो सभी चित्रों की तरह नील की आंखों के सामने खुलते रहे और फिर एक पल में गायब हो गए। जब सभी छवियां गायब हो गई तो नील को महसूस हुआ कि उसका दिमाग ढेर सारी यादों से भर गया है। इन यादों में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के सभी जीवों के बारे में जानकारी समाहित है। ये बात महसूस करते ही नील का दिल धड़क उठा। देखते हैं मैं इन सभी यादों का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता हूं या नहीं। नील ने उत्साहित होते हुए कहा और इस एक विचार से ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इन यादों को देखना उसके लिए सहज ज्ञान की तरह सरल लग रहा था। जल्द ही नील को दिव्यांशी भी मिल गई। इस समय वो विदिशा के महल में चुपचाप लेटी हुई थी। वो छवियां बहुत ही स्पष्ट थी, मानो नील अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकता था। दैवीय साम्राज्य की तरफ आने के बाद नील को दिव्यांशी की सबसे अधिक चिंता थी। हालांकि उसने जीवन पत्थर के माध्यम से कुछ ऊर्जा को फिर से भर लिया था, लेकिन वो बाल्टी में एक बूंद के समान था। पर अब जब उसने देखा कि दिव्यांशी सुरक्षित और स्वस्थ है तो उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। प्रकृति की इच्छा का उपयोग इतना अद्भुत था कि इससे नील भी बहुत प्रभावित हुआ। इस तरह से कहें तो नील इस दुनिया के सभी रहस्य जान चुका था। फिर नील ने खुद को उन यादों से अलग कर लिया, किंतु अगले ही पल वो ये देखकर चौंक गया कि जब उसने प्रकृति की इच्छा को अवशोषित कर लिया तो उसकी घायल आत्मा भी पूरी तरह से ठीक हो गई। उसकी आत्मा की सतह पर दरारें गायब हो गई और उसमें हरे रंग के अलावा एक अतिरिक्त बहुरंगी चमक भी दिखाई दे रही थी। तभी उसने उत्साहित भाव से बुदबुदाते हुए कहा, प्रकृति की इच्छा को परिष्कृत करने के बाद मैं प्रकृति का पुत्र बन जाऊंगा। ये सोचते हुए अचानक नील की नजर यामिनी पर पड़ी। हालांकि उसकी अपनी आत्मा की मरम्मत हो चुकी थी, लेकिन यामिनी की आत्मा की सतह अभी भी गहरी दरारों से ढकी हुई थी। इस समय यामिनी थोड़ी निराश दिख रही थी और उसकी पुतलियां लगातार मंद पड़ रही थी। प्रकृति की इच्छा के साथ टकराव में न केवल नील की आत्मा को भारी क्षति हुई, बल्कि यामिनी, नागराज पद्मनाभ और नागराज अनंत की आत्मा को भी भारी नुकसान हुआ था। तभी नील की आंखों को देखकर यामिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मुझे बस थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। यह सुनकर नील ने अपना सिर हिलाया और फिर गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को फिर से ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन उसी समय नागराज पद्मनाभ धीरे से बोले, मुझे डर है कि जब तक तुम उसकी आत्मा को फिर से ठीक करोगे तब तक वो पूरी तरह से गायब हो चुकी होगी। नागराज पद्मनाभ के शब्दों ने नील के दिल को झकझोर दिया और उसने घबरा कर पूछा, नागराज, आपके कहने का मतलब क्या है? नील का यह सवाल सुनकर नागराज पद्मनाभ ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, हालांकि उसकी आत्मा को गंधर्व समुदाय की जीवन शक्ति द्वारा पोषण दिया गया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी बहुत कमजोर है। उसका केवल एक अंश ही बचा है और अब वो भी विघटन के कगार पर पहुंच चुका है। वहीं ये सुनकर यामिनी ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी आत्मा की स्थिति के बारे में स्पष्ट थी। हालांकि उसकी आत्मा को गंधर्व समुदाय की जीवन शक्ति द्वारा एक गुप्त विधि के माध्यम से मजबूत किया गया था, फिर भी वो सिर्फ एक आंशिक आत्मा ही थी और उसमें आत्मा की मरम्मत करने की लगभग कोई क्षमता नहीं थी। इसलिए यामिनी केवल मंद मंद मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ हद तक मजबूरी दिखाई दे रही थी। बेशक वो मरना नहीं चाहती थी, वो अभी भी गंधर्व समुदाय में मौजूद अपनी दुश्मन को मारना चाहती थी, लेकिन
यह तय करना उसके हाथ में नहीं था कि उसकी आत्मा विघटित होगी या नहीं। तभी नील ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, क्या यामिनी की आत्मा को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? इस पर नागराज पद्मनाभ ने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, एक तरीका तो है, लेकिन वो तरीका क्या है नागराज? नील ने तुरंत पूछा। नील जानता था कि अगर यामिनी की आत्मा उसके कारण नष्ट हो गई तो ये उसके जीवन की सबसे निराशाजनक बात बन जाएगी। इसलिए जब तक आशा की एक भी किरण है वो उसके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करेगा। तभी नागराज पद्मनाभ धीमे स्वर में बोले, उस चीज को आत्मा पोषक काष्ठ कहा जाता है। वो आत्मा को आराम दे सकती है और धीरे धीरे उसका पोषण कर सकती है। आत्मा पोषक काष्ठ? ये सुनकर नील की आंखें सिकुड़ गई। फिर उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, आखिर ये किस तरह की चीज होती है? मैंने तो इस बारे में आज तक सुना भी नहीं है, तो फिर मैं उसे खोजूंगा कैसे? तभी यामिनी ने धीमे स्वर में कहा, ये पितृलोक की वस्तु है, इसलिए सामान्य बात है कि तुमने उसके बारे में कभी नहीं सुना। यामिनी को इस श्लोक में आत्मा पोषक काष्ठ मिलने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके चेहरे पर समझौते का भाव दिखाई दे रहा था। वहीं पितृलोक का नाम सुनकर नील की आंखें चमक उठी और वो तुरंत बोला, ठीक है, तो फिर मैं इसकी खोज के लिए नागलोक में प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आत्मा पोषक काष्ठ वहां जरूर मिल जाएगी। विदिशा में युद्ध कला प्रतियोगिता के बाद दिव्यनाग वेदी विदर्भ साम्राज्य के पास चली गई थी। हालांकि विदर्भ साम्राज्य के नष्ट होने के बाद वो तामसिक समुदाय के कब्जे में थी। बाद में दिव्यनाग वेदी को धनवंतरी व्यापार भवन ने छीन लिया और उसे फिर से विदिशा में वापस ले आए। ऐसे में पितृलोक में पहुंचना नील के लिए कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार नागलोक भी पितृलोक के हजारों लोगों में से एक था। तभी नागराज पद्मनाभ ने उदासीन स्वर में कहा, नील, हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते। गंधर्व समुदाय की इस छोटी लड़की को देखकर लग रहा है कि ये शायद 1 या 2 दिन तक ही जीवित रह पाएगी। बस 1 या 2 दिन? भले ही नील श्वेत सागर की खोज करना छोड़कर वापस जाने का फैसला करे, फिर भी वो इतने कम समय में मध्य क्षेत्र में वापस नहीं जा पाएगा। इसके अलावा अगर नील ने श्वेत सागर में प्रवेश नहीं किया तो उसे जीवन पत्थर प्राप्त करने के लिए 1 और साल का इंतजार करना होगा और दिव्यांशी इतने समय तक नहीं टिक पाएगी। इस समय नील अपने दांतों को भींचने से खुद को रोक नहीं सका। अब वो और भी परेशान हो गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठी और आखिरकार उसे यादों का एक बड़ा ढेर नजर आया। उसने मन ही मन कहा, क्या मैं प्रकृति की इच्छा से मिली उन यादों में आत्मा पोषक काष्ठ को ढूंढ सकता हूं? चूंकि अब नील प्रकृति की इच्छा के साथ एक रूप हो गया था, इसलिए वो यादों का विशाल भंडार नील का ही था। बात बस इतनी सी थी कि नील उन यादों को पूरी तरह से पचा नहीं पाया था, इसलिए वो केवल उनमें प्रवेश करके उन्हें देख सकता था। बेशक यादों को खंगालना एक ऐसा काम था जो एक ही विचार से किया जा सकता था। कुछ देर तक प्रकृति की अनगिनत स्मृतियों में खोजने के बाद नील की आंखों में अचानक चमक उभरी। मिल गया, आत्मा पोषक काष्ठ। ये तो चारों दैवीय साम्राज्यों में मौजूद है। अगले ही पल पूरी जानकारी उसके सामने साफ हो गई। असल में पेरियार दैवीय साम्राज्य की पवित्र युवती कोई साधारण शख्स नहीं थी, वो गुप्त समुदाय की संत थी। उसी समुदाय की सहायता से वो विपरीत आत्मा मार्ग जैसे रहस्यमयी सुरंग खोल पाए थे, जिसके जरिए पितृलोक से खजाने और संसाधन भेजे जाते थे। इन्हीं यादों को देखते हुए नील ने पाया कि जो भी अमूल्य वस्तुएं इस मार्ग से आई थी वो चारों महान दैवीय साम्राज्यों में बांट दी गई थी। और जहां तक आत्मा पोषक काष्ठ का सवाल था, उसके 3 हिस्से किए गए थे। 2 हिस्सों का उपयोग पहले ही हो चुका था, जिनमें 2 सूर्यमंडल के विशेषज्ञों की आत्माएं समाहित थी। अब केवल एक अंतिम टुकड़ा बचा था और वो भी पवन सम्राट के हाथों में था। वो टुकड़ा किसी भी आत्मा को हजारों वर्षों तक जीवित रख सकता था। स्वाभाविक ही उसे हासिल करना आसान नहीं था। यादों से बाहर आते ही नील के चेहरे पर दृढ़ निश्चय की छाया फैल गई। उसे पता था चाहे कितना भी जोखिम उठाना पड़े, आत्मा पोषक काष्ठ उसे हर हाल में पानी ही होगी। उसी समय नील ने फिर से देखा कि यामिनी के चेहरे की थकावट और ज्यादा बढ़ गई थी और उसकी आत्मा की सतह की दरारें भी बड़ी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आधे दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। नील, मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए यामिनी ने अपनी पलकें झपकाई। उसकी पुतलियां
जिनसे पहले तीखी चमक निकलती रहती थी, अब सुस्त अवस्था में पहुंच गई थी। तभी नील तैरकर आगे आया और यामिनी के चेहरे को धीरे से सहलाते हुए बोला, अगर तुम थक गई हो तो तुम आराम करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक उसी समय मीलों दूर पुष्कर महाद्वीप की स्वर्ण केतु पवित्र भूमि में अचानक हंगामा शुरू हो गया। साम्राज्ञी, क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ है? पास बैठा एक अन्य गंधर्व योद्धा भी अचरज भरे भाव से बोला, ऐसा लग रहा है कि साम्राज्ञी की मूर्ति धुंधली होती जा रही है। उससे निकलने वाला प्रकाश लगभग बुझने की कगार पर पहुंच गया है। तभी एक गंधर्व योद्धा ने कयास लगाते हुए कहा, क्या नील के साथ भी कुछ गलत हुआ है? जल्दी जाओ और लावण्य को बुलाओ। किसी साम्राज्ञी की मूर्ति की रोशनी का बुझ जाना गंधर्व समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा भूकंप था। वास्तव में यह भूकंप सिर्फ स्वर्ण केतु पवित्र भूमि में ही नहीं आया था, बल्कि इस ब्रह्मांड में गंधर्व समुदाय की लाखों पवित्र भूमियां मौजूद थी और गंधर्व समुदाय के सभी सदस्यों को एक ही समय में इस समस्या का पता चल चुका था और उनमें से हर एक चिंता से भर गया था। पितृलोक में गंधर्व समुदाय द्वारा नियंत्रित सभी क्षेत्र भी साम्राज्ञी की मूर्तियों में होने वाले परिवर्तनों पर बारीकी से ध्यान दे रहे थे। गंधर्व समुदाय पितृलोक में कई क्षेत्रों को नियंत्रित करता था और ये सभी क्षेत्र 3 महान क्षेत्रों के आसपास बनाए गए थे। ये 3 महान क्षेत्र गंधर्व समुदाय की 3 साम्राज्ञियों का प्रतिनिधित्व करते थे, जिनका नाम गुप्त गंधर्व क्षेत्र, आकाश गंधर्व क्षेत्र और रक्त गंधर्व क्षेत्र था। इस समय गुप्त गंधर्व क्षेत्र के केंद्र में स्थित महल में हल्के नीली रंग की पोशाक वाली एक महिला तीनों साम्राज्यों की मूर्तियों को ठंडे मन से देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान वध अधिपति की मूर्ति पर ही टिका हुआ था। तभी उस महिला ने जोरों से हंसते हुए कहा, ये छोटी कमीनी बहुत जिद्दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मरने वाली है। मैंने उस लड़के को मारने के लिए विपरीत आत्मा मार्ग का उपयोग करके कुछ लोगों को भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन अब मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा। ये महिला गंधर्व समुदाय की साम्राज्ञी थी, दंड की अधिपति। वो यामिनी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। जब उसने देखा कि यामिनी की मूर्ति धुंधली होती जा रही है, तो उसे पता चल गया कि यामिनी की आत्मा शायद गायब होने वाली है। दरअसल जब वो पिछली बार यामिनी से मिली थी, तो उसे पता चला था कि यामिनी आने वाले महायुद्ध के नायक के शरीर में रह रही थी, जिससे वो थोड़ा घबरा गई थी। वैसे भी जब तक यामिनी जीवित है, गंधर्व समुदाय वध की नई अधिपति का चुनाव नहीं कर सकता। ये उसके लिए चिंता का विषय था। लेकिन जब उसने देखा कि यामिनी की मूर्ति इस हद तक फीकी पड़ गई है, तो वो बहुत खुश हो गई। तो क्या होगा आगे? क्या नील पवन सम्राट से आत्मा पोषक काष्ठ हासिल करने में कामयाब हो पाएगा, या फिर ऐसा करके वो पवन दैवीय साम्राज्य को भी अपना दुश्मन बना लेगा? क्या यामिनी के ठीक हो जाने पर गंधर्व समुदाय की दूसरी साम्राज्ञी कर देगी नील पर घातक हमला?